and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss fourth fantabulous MCQ related to the general financial rules. So, my friends, today in this part, I will discuss 17 MCQs and three very important GFR rules. GFR 27, 28 and 29. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Definitely the session would be interesting one, and I will explain some good questions, those type of questions asking in the examination. So my friends, follow my Facebook page, same Asit Government Tool Guru, and my WhatsApp number is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss fourth fantabulous MCQ related to the general financial rules. You see question number 1. As per rule 27 subsection 1 of GFR 2017, when does a financial sanction generally come into effect? कब से फाइनेंशियल सैंक्शन इफेक्ट होगा, एक क्वेश्चन पूछा है. 4 ऑप्शंस आर देयर. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू अनलेस अनदर डेट इज स्पेसिफाइड, फ्रॉम द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बाय द डिपार्टमेंट. तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है. जिस डेट में फाइनेंशियल सैंक्शन इश्यू होगा उसी डेट से उसका इफेक्ट माना जाएगा. और यदि फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर में कोई पर्टिकुलर डेट मेंशन होगा कि इसी डेट से ये इफेक्ट होगा, तो उस डेट को हम मानेंगे. सपोज कोई इफेक्टिव डेट मेंशन नहीं है फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर में, तब हम मान लेंगे कि जिस डेट में फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर इश्यू हुआ उसी डेट से वो फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर इफेक्टिव होगा. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट. Question number 2. According to rule 27 subsection 2 of GFR 2017, what must be mentioned in a sanction order for a temporary post? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. सेक्शन रूल पोजीशन को याद कीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें दिया है यदि सैंक्शन ऑर्डर इश्यू होता है टेम्पोररी पोस्ट के ऊपर, उस सैंक्शन ऑर्डर में क्या मेंशन होता है. ठीक है, कोई सैंक्शन ऑर्डर इश्यू होता है टेम्पोररी पोस्ट के लिए, टेम्पोररी पोस्ट क्रिएशन के लिए, उसमें क्या मेंशन होगा. 4 ऑप्शंस देख लीजिए. ओनली द पे स्केल ऑफ द पोस्ट, ओनली द नंबर ऑफ पोस्ट सैंक्शन, द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट, द डेट फ्रॉम व्हिच द पोस्ट इज टू बी क्रिएटेड एंड द ड्यूरेशन. ये 4 ऑप्शन है. यहां पर ऑप्शन 4 करेक्ट है. यदि कोई भी सैंक्शन ऑर्डर इश्यू होगा टेम्पोररी पोस्ट के ऊपर, उस ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि द डेट फ्रॉम व्हिच द पोस्ट इज टू बी क्रिएटेड. जो टेम्पोररी पोस्ट क्रिएट होगा वो कौन सा डेट से वो पोस्ट क्रिएट होगा और उसका ड्यूरेशन क्या होगा, क्योंकि वो टेम्पोररी पोस्ट है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पोररी पोस्ट है. तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि किस डेट से वो पोस्ट को क्रिएट किया जाएगा टेम्पोररी पोस्ट को, और उसका ड्यूरेशन क्या होगा. ठीक है, तो रूल पोजीशन याद रखिए. रूल 27 सबसेक्शन 2. सो हियर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. अभी हम रूल 27 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ. रूल 27 सबसेक्शन 1 की जो मेन एम्फसाइज कर रहा है रूल 27 सबसेक्शन 1, ये डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ सैंक्शन. तो डेट ऑफ इसी रिलेटेड क्वेश्चन में आ सकता है. सपोज which rule of GFR emphasized date of effect of sanction. So date of effect of sanction, यदि कोई sanction ऑर्डर, ठीक है, जब इश्यू होता है उसका इफेक्टिव डेट कब से होगा, यही है. यहां पर देख लीजिए स्टेटमेंट. अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज all sanctions, rules or orders will come into force from the date they are issued.
दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस इन द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स अनलेस मेंशन। यदि सैंक्शन ऑर्डर को कोई रूल इशू हुआ, कोई सैंक्शन ऑर्डर इशू हुआ, तो उसमें इफेक्टिव डेट मेंशन नहीं है कि कौन सा डेट से वो रूल इफेक्टिव होगा, कि वो सैंक्शन ऑर्डर इफेक्टिव होगा, कोई डेट मेंशन नहीं है। हम ये मान लेंगे कि जिस डेट में सैंक्शन ऑर्डर की यानी रूल इशू होगा, ठीक है, वही इशू डेट से वो इफेक्टिव होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए यहां पर। तो ये कहां पे मेंशन है ना, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल है, ए मिनिस्ट्री इशूज ए सैंक्शन ऑर्डर फॉर ग्रांट इन एड ऑन 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 में सपोज मिनिस्ट्री एक सैंक्शन ऑर्डर इशू करता है रिलेटेड टू द ग्रांट इन एड। इसमें कोई इफेक्टिव डेट मेंशन नहीं है। इफ द ऑर्डर डज नॉट मेंशन एनी इफेक्टिव डेट, तो द सैंक्शन इज वैलिड फ्रॉम 1 जुलाई 2025, क्योंकि इसमें कोई इफेक्टिव डेट मेंशन नहीं है। तो जिस डेट में इशू हुआ उसी डेट से हम उसको इफेक्टिव मानेंगे, राइट। नेक्स्ट है, इफ द ऑर्डर स्टेट्स दैट इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 15 जुलाई। इसमें क्लियरली मेंशन है कि इसमें ऑर्डर में मेंशन है कि इसको 15 जुलाई, ये जो ऑर्डर अभी इशू हो रहा है ग्रांट इन एड के ऊपर, जो सैंक्शन ऑर्डर इशू हो रहा है 1 जुलाई में, उसका इफेक्टिव होगा 15 जुलाई 2025। तो इसमें तो क्लियरली मेंशन है, तो इशू हुआ 1 जुलाई में मगर इफेक्टिव होगा 15 जुलाई, ठीक है। और जहां पर कोई इफेक्टिव डेट मेंशन नहीं है, जिस डेट में इशू होगा उसी डेट से वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो रूल पोजीशन को याद रखिए। रूल 27 सबसेक्शन 1 डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ सैंक्शन को एम्फसाइज किया है। उसका एक सबसेक्शन 2 है, अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन एक डिस्कस किए थे। रूल 27 सबसेक्शन 2 डेट ऑफ क्रिएशन इन सैंक्शंस फॉर टेम्पोररी पोस्ट। कोई टेम्पोररी पोस्ट सैंक्शन किया गया है, टेम्पोररी पोस्ट क्रिएशन किया गया है, तो उसमें ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि क्या ड्यूरेशन रहेगा, वो टेम्पोररी पोस्ट का क्या ड्यूरेशन रहेगा, 1 ईयर रहेगा कि 2 ईयर्स रहेगा कि 3 ईयर्स रहेगा, और कौन सा डेट से उसको क्रिएट किया जाएगा, द डेट फ्रॉम व्हिच द पोस्ट इज टू बी क्रिएटेड। सो 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट। वन, एक है डेट, कौन सा डेट से उसको क्रिएट किया जाएगा, और उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो जो रूल 27(2) है रूल पोजीशन में, वो ये एम्फसाइज कर रहा है कि डेट ऑफ क्रिएशन इन सैंक्शंस फॉर टेम्पोररी पोस्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूल 28 ऑफ GFR 2017 which of the following requires prior consent of the finance ministry if not generally delegated by the president। इसमें दिया है 4 ऑप्शंस दिया है। ये रूल 28 GFR में क्लियरली मेंशन है कि कहां पर प्रायर मैनर, प्रेसिडिंग मैनर फाइनेंस मिनिस्ट्री का कॉन्सेंट चाहिए। यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट का कोई इट मीन्स कुछ मेंशन नहीं किया गया है, इफ नॉट जनरली डेलीगेटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट कुछ रिलेटेड मैटर में, ठीक है, कुछ ऑर्डर इशू करते हैं वो अलग होगा, मगर यहां पर which of the following requires prior consent of the finance ministry if not generally delegated by the president? Grant of aid or lease of mineral rights, grant of casual leave to employees, sanctioning annual maintenance contract, procurement of office furniture। इसमें देखिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ग्रांट ऑफ लैंड और लीज ऑफ मिनरल राइट्स, ठीक है। इसके ऊपर प्रायर कंसेंट किसका चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री का चाहिए। कोई भी लैंड, गवर्नमेंट लैंड को ग्रांट के आकार में दे दिया जाएगा, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, कोई ट्रस्ट को, ओके, जो लैंड के ऊपर गवर्नमेंट का राइट था उसको भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और मिनरल राइट्स को लीज के आकार में दिया जाएगा। इस मैटर में प्रायर कंसेंट किसका चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री। यदि इसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट का कोई ऑर्डर नहीं है, यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ऑर्डर है कि ये जो गवर्नमेंट लैंड को ट्रांसफर कर दिया जाए वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, वो अलग बात है। यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है और इस तरीका का कोई लैंड को और कोई मिनरल राइट्स को लीज के आकार में गवर्नमेंट देता है, तो उसमें प्रायर कंसेंट किसका चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।
राइट। ये दिया है रूल 28। रूल पोजीशन देखिए, पावर्स इन रिगार्ड टू द सर्टन स्पेशल मैटर्स, ए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी shall not issue any order related to the following matters without prior consent of the finance ministry unless such power is specifically delegated by or approved by the president। क्लियरली दिया है इसमें। सबऑर्डिनेट जो फॉलोइंग मैटर्स है उसमें सबऑर्डिनेट अथॉरिटी का पावर नहीं है, वो उसको इश्यू कर सकता है। तो उस केस में यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि अप्रूव नहीं किया है, ठीक है, तो उस केस में किसका प्रायर कंसेंट चाहिए? फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रायर कंसेंट चाहिए। तो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि वो इसको इश्यू कर सकता है। जो फॉलोइंग मैटर्स अभी देखेंगे, तो द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी हैज नो पावर, ओके, टू इश्यू द ऑर्डर, ओके, इन रिगार्डिंग टू द सर्टेन मैटर्स विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। यदि हाँ ऑनरेबल प्रेसिडेंट कुछ ऐसा ऑर्डर इशू करते हैं उसी रिलेटेड मैटर में, सो उसमें कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई इंटरवेन नहीं होगा, ठीक है। तो वो ऑर्डर देते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को कि आप इसको इशू कर सकते हो फॉलोइंग मैटर्स को, वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इशू कर सकता है क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। मगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट का कोई ऑर्डर नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है, तो उस केस में कुछ फॉलोइंग मैटर्स है जिसको सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इशू नहीं कर सकता विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। द मैटर्स इंक्लूड ग्रांट ऑफ लैंड, कोई लैंड को ग्रांट के आकार में दे दिया जाएगा जिस लैंड के ऊपर गवर्नमेंट का राइट था। द ट्रांसफर ऑफ लैंड टू एनी इंस्टीट्यूशन, टू एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, टू एनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, टू एनी ट्रस्ट, राइट। असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू, असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या है? गवर्नमेंट अभी क्या करेगा, वो लैंड को ट्रांसफर कर देगा अदर इंस्टीट्यूशन को। सपोज गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट यहां पर क्या किया, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को उसको लैंड को ग्रांट के आकार में दे दिया, ग्रांट के रिवार्ड के आकार में दे दिया, ठीक है। जिस लैंड के ऊपर गवर्नमेंट का राइट था अभी गवर्नमेंट उसको ट्रांसफर कर दिया रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। अभी गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था उस लैंड से, अभी वो रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कलेक्ट करेगा क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट के आकर में वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे दिया। समझ में आ रहा है? वो असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू। और नेक्स्ट है कॉन्सेशन, ग्रांट, लीज और लाइसेंस ऑफ मिनरल राइट्स। कोई भी चाहे कॉन्सेशन ऑन मिनरल राइट्स, ग्रांट ऑफ मिनरल राइट्स, लीज ऑफ मिनरल राइट्स, लाइसेंस ऑफ मिनरल राइट्स, ये मैटर है, इसमें प्रायर कंसेंट चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का। डायरेक्ट सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इशू नहीं कर सकता ऑर्डर। फॉरेस्ट राइट्स, सिमिलरली राइट्स टू वाटर, पावर और एनी प्रिविलेज। तो इस मैटर में किसका प्रायर कंसेंट चाहिए? फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रायर कंसेंट चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये रूल 28 था। और यहां पर दिया है, नेक्स्ट देखिए, any order involving relinquishment of revenue in any form, subordinate authorities must not act on the, देखिए, any order involving relinquishment of revenue in any form, सपोज रेवेन्यू कोई भी एनी फॉर्म ऑफ रेवेन्यू को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, सपोज उसको माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो रेवेन्यू एक्चुअली हम कलेक्ट नहीं करेंगे इस रिलेटेड मैटर में, एग्जेम्पशन है, वो रेवेन्यू हम कलेक्ट नहीं कर सकते इस मैटर में। सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज मस्ट नॉट एक्ट ऑन दिस विदाउट, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकता विदाउट स्पेसिफिक डेलीगेशन और प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। सपोज कोई रिलेटेड रेवेन्यू को सपोज माफ कर दिया जाएगा, रेवेन्यू को एग्जेम्पशन है, वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जाएगा, उस मैटर में डायरेक्टली सबऑर्डिनेट अथॉरिटी एक्ट नहीं करेगा। यदि उसके पास डेलीगेशन, स्पेसिफिक डेलीगेशन पावर है वो कर सकता है, और नहीं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रायर कंसेंट चाहिए, ठीक है। ये दो चीज एम्फसाइज किया है एक्चुअली जनरल फाइनेंशियल रूल 28, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। आज पर रूल 29, फाइनेंशियल सैंक्शंस relating to payment by the accounts officer should be endorsed to the finance ministry, sent to the audit officer only, addressed directly to the accounts officer, published in the gazette।
तो उसमें जो दिया है फाइनेंशियल सैंक्शंस रिलेटिंग टू द, कोई भी फाइनेंशियल सैंक्शन आता है और उसका पेमेंट तो अकाउंट्स ऑफिसर करेगा, ठीक है नहीं? कोई फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर आता है तो इमीडिएटली एक्सपेंडिचर होगा, तो वो पेमेंट कौन करेगा? अकाउंट्स ऑफिसर करेगा। तो वो उसको किसको एड्रेस करना चाहिए? एड्रेस्ड डायरेक्टली टू द अकाउंट्स ऑफिसर, क्योंकि डायरेक्टली अकाउंट्स ऑफिसर इमीडिएटली पेमेंट करेगा यदि कोई फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर आता है, ठीक है? फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर मिनिस्ट्री से आता है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से आता है, तो इमीडिएटली उसको डायरेक्टली एड्रेस किसको किया जाएगा? अकाउंट्स ऑफिसर को, क्योंकि वही पेमेंट करेगा, उसको चेक करेगा, ठीक है? और वो चेक करेगा और उसको इमीडिएटली पेमेंट करेगा। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर फॉर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर सैंक्शन अंडर रूल 29? नॉन रिकरिंग क्या है? एक रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो है रेगुलर एक्सपेंडिचर है, रिपीटेड एक्सपेंडिचर है। नॉन रिकरिंग क्या है? रेगुलर नहीं है, कोई एक टाइम में हो सकता है, ठीक है? तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर रेगुलर नहीं है, ठीक है, कोई सिंगल टाइम में हो सकता है, ठीक है, वो रेगुलर नहीं है। तो इस मैटर में क्या करेक्ट प्रोसीजर है? सैंक्शन मस्ट बी वर्बल, सैंक्शन इज इश्यूड बाय गेजेट नोटिफिकेशन, सैंक्शन में बी डन बाय साइनिंग और काउंटर साइनिंग द बिल और वाउचर, सैंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर मैटर में एक्चुअली सैंक्शन में बी डन बाय साइनिंग और काउंटर साइनिंग द बिल और वाउचर, इसमें कोई सेपरेट सैंक्शन ऑर्डर इशू नहीं होगा। तो उसमें जो इट मींस जिसके पास एक्चुअली फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, जिस अथॉरिटी के पास, ओके, जिस ऑफिसर के पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, वो बिल के ऊपर साइन करेंगे और काउंटर साइन करेंगे वाउचर के ऊपर, ओके, साइन द बिल और काउंटर साइनिंग द बिल और वाउचर, तो वो सैंक्शन हो जाएगा। इसमें कोई फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर इशू का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, सपोज कोई इमरजेंसी में एक एक्सपेंडिचर होता है, कोई रेगुलर एक्सपेंडिचर ये नहीं है, ठीक है? तो इस रिलेटेड में कोई सेपरेटली कोई फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर इशू नहीं होगा। उसमें बेसिकली बिल में जो बेसिकली अथॉरिटी है जिसके पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, वो साइन करेंगे और काउंटर साइनिंग द बिल और वाउचर, तो वो सैंक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ए फाइनेंशियल सैंक्शन इज इशूड with the concurrence of the Ministry of Home Affairs, what must be mentioned? Concurrence means approval, ठीक है? Concurrence means approval। तो यहां पर क्या है? when a financial sanction is issued with the approval of the Ministry of Home Affairs, what must be mentioned? यदि जो भी फाइनेंशियल सैंक्शन इशू होता है और उसमें उसको अप्रूवल चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, तो उसमें क्या मेंशन होगा वो सैंक्शन ऑर्डर में? द सिग्नेचर ऑफ द होम मिनिस्टर, a statement that the sanction is issued with the concurrence of the home ministry, the full name of the sanctioning authority, details of prior sanctions issued। आप याद रखिए, कोई भी फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर यदि इशू होता है विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्चुअली उसको अप्रूवल करने के बाद वो इशू होता है, उसमें एक स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन होगा कि ये जो फाइनेंशियल सैंक्शन है ये इशू हुआ, ओके, विद द कॉन्करेंस ऑफ द होम मिनिस्ट्री। इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूवल किया और उसको ये फाइनेंशियल सैंक्शन को इशू किया गया, तो ये स्टेटमेंट रहेगा सैंक्शन ऑर्डर में, ये स्टेटमेंट रहेगा सैंक्शन ऑर्डर में, ठीक है? तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड इन एनी फाइनेंशियल ऑर्डर सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए डेफिनाइट अमाउंट? फाइनेंशियल ऑर्डर में क्या क्लियरली मेंशन होगा कि जब एक डेफिनाइट अमाउंट का एक्सपेंस होगा, एक्सपेंडिचर हम करेंगे, एक डेफिनाइट अमाउंट का एक्सपेंडिचर करेंगे, तो व्हाट मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड इन एनी फाइनेंशियल ऑर्डर? द नेम ऑफ द सप्लायर, द मोड ऑफ पेमेंट, द अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स, ओनली द बजट हेड। आप याद रखिए, कोई भी फाइनेंशियल ऑर्डर में जब कोई डेफिनाइट अमाउंट को हम एक्सपेंस करते हैं, उसमें जो अमाउंट एक्सपेंस होगा उसको वर्ड्स एंड फिगर्स में मेंशन किया जाएगा। ये रूल GFR 29, जनरल फाइनेंशियल रूल 29 इसको एम्फसाइज किया है, ठीक है? वो जो अमाउंट, डेफिनेट अमाउंट बेसिकली उसको एक्सपेंस किया जाएगा और पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ऑर्डर में मेंशन है कि इतना अमाउंट को इसी पर्पज के लिए
एक्सपेंडिचर किया जाएगा तो वो अमाउंट को अमाउंट वर्ड्स एंड फिगर्स में उसको शो किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर एंडोर्समेंट टू द ऑडिट ऑफिसर। एंडोर्समेंट मीन्स वही अप्रूवल है। ठीक है, तो इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो 4 ऑप्शन है इसमें ऑडिट ऑफिसर का अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है, ऑडिट ऑफिसर का अप्रूवल नहीं चाहिए, एग्जाम्पशन कर दीजिए, इसमें कोई ऑडिट ऑफिसर का अप्रूवल नहीं चाहिए। ग्रांट ऑफ लैंड रेवेन्यू, प्रमोशन ऑफ ए नॉन गेजेटेड ऑफिसर, सैंक्शन फॉर वन टाइम प्रोक्योरमेंट, जनरल फाइनेंशियल ऑर्डर इशूड विद द सीएजीज कॉन्करेंस। सीएजी सपोज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो उसमें देखिए इसमें एक मैटर है, उसको आगे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। रूल 29 क्लियरली मेंशन है, प्रमोशन केस में ऑफ ए नॉन गेजेटेड ऑफिसर, इस तरीके का मैटर में ऑडिट ऑफिसर का एंडोर्समेंट नहीं चाहिए, अप्रूवल नहीं चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। मैं आगे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस मैटर एक्चुअली ऑडिट ऑफिसर को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए ऑडिट ऑफिसर का। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हु मे कम्युनिकेट सैंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सपोज कम्युनिकेट करते हैं कुछ सैंक्शंस करने के लिए, तो उसको हु में कम्युनिकेट सैंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तरफ से वो सैंक्शन को कौन कम्युनिकेट करेगा। एनी क्लास आईवी एम्प्लॉई, ओनली द अंडर सेक्रेटरी, अनऑथराइज्ड गेजेटेड ऑफिसर, द अकाउंट्स ऑफिसर। इसमें देखिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तरफ से अनऑथराइज्ड गेजेटेड ऑफिसर, ऑथराइज्ड गेजेटेड ऑफिसर बेसिकली जिस डीडीओ, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग पावर, जिसके पास डीडीओ का पावर है, फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, वो ऑफिसर, ठीक है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तरफ से उसको कम्युनिकेट करेगा, वो सैंक्शन ऑर्डर को कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो हु में कम्युनिकेट सैंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एनी ऑथराइज्ड गेजेटेड ऑफिसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, what should a sanction order for special allowance include। स्पेशल अलाउंस आप देखा होगा, स्पेशल अलाउंस केस में सपोज कोई पर्सनल पे है, ठीक है, कोई एडिशनल अलाउंस दिया जाएगा, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एडिशनल अलाउंस दिया जाएगा, एडिशनल अलाउंस देने के लिए अप्रूवल किया जाएगा, तो वो सैंक्शन ऑर्डर में क्या मेंशन होगा वही पूछा है। व्हाट शुड ए सैंक्शन ऑर्डर फॉर स्पेशल अलाउंस इंक्लूड। द बैंक डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय, इन ए ब्रीफ रीजन फॉर द ग्रांट, द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट ओनली, नॉन ऑफ द अबव। कोई स्पेशल अलाउंस जब इशू होता है तब इस केस में एक ब्रीफ रीजन दिया जाएगा सैंक्शन ऑर्डर में। जब सैंक्शन ऑर्डर इशू होगा कि सैंक्शन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि ये कंसर्न एम्प्लॉय को ये एडिशनल अलाउंस देना है, ये रीजन है। ठीक है, तो ब्रीफ रीजन फॉर द ग्रांट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, who should be sent a copy of general financial orders issued with CAG's concurrence। who should be sent a copy of general financial orders। कोई general financial orders issued with CAG's concurrence, कोई general financial order issue होता है जो CAG उसको अप्रूवल करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो फाइनेंशियल ऑर्डर को अप्रूवल करने के बाद वो इशू होता है, तो उसका एक कॉपी किसके पास जाएगा। Who should be sent a copy of general financial orders issued with CAG's concurrence। ठीक है, क्लियर। तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी, अकाउंट्स ऑफिसर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। इसमें ऑप्शन 3, यदि कोई भी फाइनेंशियल ऑर्डर इश्यू होता है आफ्टर अप्रूवल ऑफ द सीएजी, तो उसका एक कॉपी सीएजी के पास ही जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ऑर्डर क्लियरली इशू हुआ है विद द अप्रूवल ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसका एक कॉपी डायरेक्टली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर ए फाइनेंशियल सैंक्शन इन ए यूनियन टेरिटोरी वेयर ऑडिट एंड अकाउंट्स आर नॉट सेपरेटेड, हु शुड रिसीव द कम्युनिकेशन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फाइनेंशियल सैंक्शन यूनियन टेरिटोरी केस में है, यूनियन टेरिटोरी गवर्नमेंट में, जहां पर ऑडिट एंड अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट सेपरेट नहीं है, ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेम है, तो वहां पर ये जो सैंक्शन ऑर्डर
हु शुड रिसीव द कम्युनिकेशन, ये सैंक्शन ऑर्डर किसके पास जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑडिट एंड अकाउंट्स जो बोथ सेपरेट नहीं है, ठीक है, बोथ सेम है। तो हु शुड रिसीव द कम्युनिकेशन, चीफ मिनिस्टर, ऑडिट अथॉरिटी डायरेक्टली, होम मिनिस्ट्री, स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट। ऑप्शन 2 ऑडिट अथॉरिटी डायरेक्टली, और ये होता है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट में, जहां पर ऑडिट एंड अकाउंट्स बोथ सेम है, बोथ आर नॉट सेपरेट, कि ये अकाउंट सेक्शन है, ये ऑडिट सेक्शन है, ये सेपरेट नहीं है। तो वहां पर कोई फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर इशू होता है तो उसका कम्युनिकेशन कौन रिसीव करेगा, ऑडिट अथॉरिटी डायरेक्टली रिसीव करेगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ए सैंक्शन ऑर्डर रिफरिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल मस्ट इंक्लूड व्हाट, a sanction order referring to the central government's approval must include what, link to website, audit officer's comment, ministry letter number and date, signature of finance secretary। इसमें ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री लेटर नंबर एंड डेट। ये सैंक्शन ऑर्डर रिफरिंग, यदि कोई भी सैंक्शन ऑर्डर रिफर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल रिफर किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूवल करेगा, फिर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को आएगा, ठीक है नहीं। तो ये सैंक्शन ऑर्डर रिफरिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल मस्ट इंक्लूड, जब एक सैंक्शन ऑर्डर मिनिस्ट्री ने, कंसर्न मिनिस्ट्री ने सैंक्शन ऑर्डर इशू करता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और बेसिकली सैंक्शन ऑर्डर में मिनिस्ट्री का लेटर नंबर और डेट क्लियरली मेंशन होगा कि इस कंसर्न मिनिस्ट्री का लेटर नंबर ये था, डेट ये था, ठीक है, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद अभी वो एक्चुअली सैंक्शन ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सैंक्शन ऑर्डर रिफरिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल मस्ट इंक्लूड मिनिस्ट्री लेटर नंबर एंड डेट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, which type of sanction must be communicated to the audit and or the accounts officer in a monthly consolidated return। किस तरीके का सैंक्शन को एक्चुअली कम्युनिकेट किया जाएगा ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर को, इन्हें मंथली कंसोलिडेट करके, मंथली एक्चुअली कंसोलिडेटेड रिटर्न एक के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा। ट्रैवल अलाउंस सैंक्शन, सैंक्शंस रिलेटेड टू लैंड ग्रांट्स एंड अलाइनेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ऑफिस स्टेशनरी परचेज, ट्रांसफर ऑर्डर्स ऑफ क्लरिकल स्टाफ। इसमें देखिए रूल 29 GFR 29, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर ऑप्शन 2, कोई सैंक्शन होता है लैंड ग्रांट्स, कोई गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट का राइट था, गवर्नमेंट उसको ग्रांट के आकार में दे देगा अभी, और कोई इंस्टीट्यूशन को, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कोई एनजीओ है, और अलाइनेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अलाइनेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू का मतलब है जो राइट ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंट का राइट था लैंड के ऊपर, वो राइट अभी ट्रांसफर हो जाएगा और कोई इंस्टीट्यूशन को। गवर्नमेंट क्या किया, उस वो पर्टिकुलर लैंड एक एरिया था जिसके गवर्नमेंट लैंड था, गवर्नमेंट वो क्या करेगा ना, वो ट्रांसफर कर देगा कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के नाम पे, कि कोई ट्रस्ट के नाम पे, कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को वो डोनेट कर देगा, कि गिफ्ट के आकार में दे देगा, कि रिवॉर्ड के आकार में दे देगा, वही ग्रांट है। तो वही अलाइनेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो जब गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देगा, जो लैंड राइट ट्रांसफर कर देगा, सपोज वो चला गया एक ट्रस्ट को, तो ट्रस्ट वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो है। तो यहां पर इस तरीके का मैटर में यदि कोई गवर्नमेंट लैंड को ग्रांट के आकार में दे दिया जाता है, और यदि जो गवर्नमेंट, जो जिस लैंड के ऊपर गवर्नमेंट का राइट था, अभी उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कोई इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, कोई ट्रस्ट को, तो इस रिलेटेड मैटर में कंसोलिडेटेड रिटर्न, ठीक है, मंथली कंसोलिडेटेड रिटर्न प्रिपेयर किया जाएगा और उसको कम्युनिकेट किया जाएगा ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रूल 29 ऑफ GFR 2017 प्राइमरली डील्स विथ। जो रूल 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसको वो डील कर रहा है, बजट एस्टिमेट्स प्रिपरेशन, पावर्स ऑफ सैंक्शनिंग अथॉरिटीज, प्रोसीजियर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शंस, कस्टडी ऑफ डिपार्टमेंटल रिसिप्ट्स। इसमें क्लियरली है ऑप्शन 3। क्या प्रोसीजियर है कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शंस, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे में रूल 29 को। तो रूल 29 इसको डील कर रहा है कि जो फाइनेंशियल सैंक्शंस है उसका प्रोसीजियर क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, प्रोसीजियर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल पोजीशन रूल 29, और रूल 29 किसको डील कर रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है
तो प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शंस, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट क्लॉज must be added in a union territory government order when a reference has been made to the central government। तो उसमें क्लॉज एडेड होता है जब यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑर्डर वो रिफरेंस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें क्लॉज क्या होता है, क्या किस तरीके का क्लॉज को ऐड किया जाएगा जब यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करेगा और उसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिफरेंस देगा, तो उसमें क्या क्लॉज को ऐड किया जाएगा। Subject to finance ministry approval, this is a draft version, a conformity clause quoting the central government's letter number and date, no clause is required, option 3 is the correct answer। तो उस ऑर्डर में यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जब ऑर्डर इशू करेगा, कोई भी ऑर्डर इशू करता है सैंक्शन ऑर्डर, तो उसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिफर कैसे करेगा ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स लेटर नंबर एंड डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट कब वो लेटर को इशू किया था और किस डेट में, तो उसी को रिफरेंस देकर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट क्या करेगा, सैंक्शन ऑर्डर इशू करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ऑर्डर्स फॉर नॉन कैश असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑडिटर अकाउंट्स। नॉन कैश असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, उसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, आगे मैं भी क्लैरिफाई करूंगा। नॉन कैश असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, जब कोई लैंड के ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार था, तो गवर्नमेंट लैंड को ग्रांट के आकार में दे दिया जाएगा। ग्रांट मींस रिवार्ड के आकार में दे दिया, डोनेट है कि गिफ्ट के आकार में कोई इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाएगा, कोई ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस रिलेटेड मैटर में तो असाइनमेंट्स क्या है, जब राइट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिस लैंड के ऊपर गवर्नमेंट का राइट था, गवर्नमेंट वो राइट को भी ट्रांसफर कर देगा। सपोज कोई ट्रस्ट को दे देगा, वो अभी ट्रस्ट का राइट है वो लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करना, तो नॉन कैश असाइनमेंट्स उसको कहा जाता है। गवर्नमेंट के लिए नॉन कैश असाइनमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट वो राइट को ट्रांसफर कर दिया, जो लैंड के ऊपर गवर्नमेंट का राइट था और गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करता था, अभी वो गवर्नमेंट क्या किया, वो राइट को ट्रांसफर कर दिया कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, कोई ट्रस्ट को, कोई एनजीओ को। ठीक है, तो वो कहा जाता है नॉन कैश असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो इसके लिए कंसोलिडेटेड रिटर्न प्रिपेयर होता है मंथली, और उसको कम्युनिकेट किसको किया जाएगा, ऑडिटर अकाउंट्स। तो इसमें ऑप्शन 2 इन ए कंसोलिडेटेड मंथली रिटर्न। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अभी हम देखेंगे रूल 29 को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट है, एक को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। जनरल फाइनेंशियल रूल्स 29 प्रोसीजियर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शंस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, क्या प्रोसीजियर है कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शंस, वो रूल 29 डील कर रहा है। तो उसमें दिया है व्हेन ए डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज ए फाइनेंशियल सैंक्शन अप्रूवल टू स्पेंड मनी, देन द सैंक्शन मस्ट बी डायरेक्टली एड्रेस्ड टू द अकाउंट्स ऑफिसर। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करता है कोई फाइनेंशियल सैंक्शन, अप्रूवल देता है कि आप अभी इसी पर्पज के लिए मनी स्पेंड करो, तो वो सैंक्शन ऑर्डर डायरेक्टली एड्रेस किया जाएगा अकाउंट्स ऑफिसर, क्योंकि अकाउंट्स ऑफिसर एक्चुअली पेमेंट करता है। तो अकाउंट्स ऑफिसर वो ऑर्डर को परसीव करेगा, उसको रीड करेगा, और जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से वो पेमेंट करेगा। तो डायरेक्टली एड्रेस टू द अकाउंट्स ऑफिसर। नेक्स्ट देख लीजिए, ऑल अदर सैंक्शंस शुड बी accorded in the form of an order which need not be addressed to any authority, but a copy thereof should be endorsed to the accounts officer concerned. All other sanctions को only आपको फाइनेंशियल सैंक्शन है, फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर है, तो डायरेक्टली एड्रेस कर दिया जाएगा अकाउंट्स ऑफिसर को, क्योंकि अकाउंट्स ऑफिसर ही पेमेंट करेगा। फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर नहीं है, उसके अलावा और जो भी ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर को नीड नॉट बी एड्रेस, कोई जो अथॉरिटी है जिसके पास डीडीओ पावर है, ठीक है, तो जरूरत नहीं है कि वो उसको एड्रेस करेंगे, मगर उसका एक कॉपी जाएगा अकाउंट्स ऑफिसर को, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑल अदर सैंक्शंस देखिए, ऑल अदर सैंक्शंस मींस आप फाइनेंशियल सैंक्शन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी ऑर्डर इश्यू होता है, तो वो एक्चुअली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको एड्रेस करना जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कॉपी अकाउंट्स ऑफिसर के पास रहेगा। तो सैंक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग इमीडिएट पेमेंट,
और दोज नॉट रिक्वायरिंग द अकाउंट्स ऑफिसर टू एक्ट डायरेक्टली ऑन द सैंक्शन। कोई डायरेक्टली एक्चुअली पेमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर है तो डायरेक्टली पेमेंट किया जाएगा, और पेमेंट कौन करेगा? अकाउंट्स ऑफिसर। तो इसलिए उसको एड्रेस इमीडिएटली किसको किया जाएगा? अकाउंट्स ऑफिसर को। उसके अलावा कोई भी सैंक्शन ऑर्डर है तो उसको नीड नॉट बी एड्रेस्ड टू एनी अथॉरिटी उसको एड्रेस करना जरूरत नहीं है, मगर कॉपी जाएगा अकाउंट्स ऑफिसर को, क्योंकि फ्यूचर में वो कॉपी के ऊपर जो वर्क होगा वो अकाउंट्स ऑफिसर को मालूम होना चाहिए। अकाउंट्स ऑफिसर अभी प्लान करेगा कि उसके ऊपर एक्चुअली कितना पैसा खर्च किया जाएगा फ्यूचर में, तो उसका कॉपी एक अकाउंट्स ऑफिसर को जाएगा। तो एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। एग्जांपल, सपोज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सैंक्शंस द क्रिएशन ऑफ ए न्यू पोस्ट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सैंक्शन कर दिया, एक न्यू पोस्ट सैंक्शन किया, मगर उसके ऊपर इमीडिएट एक्सपेंडिचर नहीं किया जाएगा, खाली पोस्ट सैंक्शन किया, इमीडिएट एक्सपेंडिचर नहीं किया जाएगा। तो उसको द ऑर्डर इज नॉट एड्रेस टू एनी ऑफिसर, वो ऑर्डर को एनी ऑफिसर को एड्रेस करना जरूरत नहीं है, मगर उसका कॉपी को अकाउंट्स ऑफिसर को जाएगा। सो अकाउंट्स ऑफिसर मस्ट अवेयर एंड मेक बजट और अकाउंटिंग अरेंजमेंट्स इफ रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। अभी तो पोस्ट तो क्रिएट हो गया, मगर कब से एक्सपेंडिचर होगा वो मेंशन नहीं है, ऑर्डर में है कि पोस्ट क्रिएट होगा ओनली। तो इस तरीके का ऑर्डर को ऑफिसर को एड्रेस करना जरूरत नहीं है, मगर उसका एक कॉपी अकाउंट्स ऑफिसर के पास जाएगा। तो फ्यूचर के लिए अकाउंट्स ऑफिसर क्या करेगा? एक अकाउंटिंग और बजट अरेंजमेंट करेगा, क्योंकि फ्यूचर में वो जो पोस्ट क्रिएट हुआ उसके ऊपर खर्च होगा, ठीक है। मगर कोई फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर है तो इमीडिएटली उसको एड्रेस किया जाएगा अकाउंट्स ऑफिसर को, क्योंकि अकाउंट्स ऑफिसर डायरेक्टली पेमेंट करेगा। और फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर को फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर इशू होता है तो उसको साइन कौन करेगा? उसको डीडीओ, जो ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग पावर, जो ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर है उसके पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, तो वो पेमेंट करने के लिए फॉरवर्ड कर देंगे अकाउंट्स ऑफिसर को, अकाउंट्स ऑफिसर पेमेंट करेगा। उसके अलावा और कोई जो ऑर्डर है, मैं जो एग्जांपल दिया, तो उसका कोई ऑफिसर उसको एड्रेस करने का जरूरत नहीं है, मगर अकाउंट्स ऑफिसर एक कॉपी रखेगा उसका, ठीक है। इसका सबसेक्शन, थर्ड सबसेक्शन देखिए रूल 29 का। नॉर्मली व्हेन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वांट्स टू स्पेंड पब्लिक मनी, ए फॉर्मल सैंक्शन इज इशूड सेपरेटली बिफोर द मनी स्पेंड। आप जानते हो कभी भी पब्लिक मनी जब स्पेंड किया जाएगा तो उसके लिए एक फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर इशू होता है, ठीक है। मगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, एक रेगुलर एक्सपेंडिचर ये नहीं है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर मीन्स एक रेगुलर एक्सपेंडिचर नहीं है। इस मैटर में क्या होगा ना, इसमें कोई फॉर्मल सेपरेट सैंक्शन ऑर्डर इशू जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू इशू सेपरेट सैंक्शन ऑर्डर। उसमें क्या होगा, ओनली इट मीन्स ये क्लियरली दे दिया, द सैंक्शनिंग अथॉरिटी एन ऑफिसर ऑथराइज्ड टू अप्रूव एक्सपेंडिचर मे गिव सैंक्शन बाय सिंपली साइनिंग और काउंटर साइनिंग द बिल और वाउचर। तो उसमें कोई सेपरेट सैंक्शन ऑर्डर इशू नहीं होगा, सिंपली जिसके पास एक्चुअली ऑथराइजेशन पावर है, फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, वो क्या करेंगे, वो साइन करेंगे बिल के ऊपर, कि काउंटर साइन करेंगे बिल के ऊपर कि वाउचर के ऊपर, तो तब वो एक्सपेंडिचर सैंक्शन हो गया, अप्रूवल हो गया। ओके, इसमें कोई सेपरेट सैंक्शन ऑर्डर इशू नहीं होगा। मगर ये इसको याद रखिए, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, वो रेगुलर एक्सपेंडिचर एक नहीं है, एक सिंगल टाइम सपोज एक एक्सपेंडिचर है, ठीक है। दिस सिग्नेचर कैन बी मेड आइदर बिफोर और आफ्टर द मनी इज ड्रॉन। ओके, बिफोर मनी इज ड्रॉन कि आफ्टर मनी इज ड्रॉन वो सिग्नेचर होगा। ऐसा नहीं है कि बिफोर इट मींस ड्रॉन ऑफ मनी हमको साइन लेना है, तो ऐसा नहीं है, बिफोर और आफ्टर द मनी इज ड्रॉन, ठीक है। वो जिसके पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, जिस ऑफिसर के पास, वो साइन करेंगे बिल और वाउचर में, ठीक है। तो सेपरेट रिटन ऑर्डर और सैंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोई सेपरेट रिटन ऑर्डर सैंक्शन ऑर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर के ऊपर ये है। चलो नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में, व्हेन ए डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज फाइनेंशियल सैंक्शंस और ऑर्डर्स, particularly those requiring approval, concurrence of the internal finance wing or the ministry of finance, then अब देखिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है कोई फाइनेंशियल सैंक्शन और ऑर्डर्स, जिसको अप्रूवल किया है इंटरनल फाइनेंशियल विंग और द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देन सच सैंक्शंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अकाउंट्स ऑफिसर। क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल ऑर्डर है
जिसको अप्रूवल किया है इंटरनल फाइनेंस विंग और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो इमीडिएट डायरेक्टली उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, एड्रेस कर दिया जाएगा अकाउंट्स ऑफिसर को, क्योंकि अकाउंट्स ऑफिसर ही रेस्पॉन्सिबल है, अकाउंट्स ऑफिसर इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट. This communication must follow the procedure laid down in the delegation of financial power rules and the related orders. तो ये जो प्रोसीज्योर है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में, जैसे कोई भी फाइनेंशियल ऑर्डर आता है उसको फर्स्ट वो डीडीओ के पास आएगा, डीडीओ उसको फॉरवर्ड कर देगा अकाउंट्स ऑफिसर को, 100% वो एड्रेस होगा अकाउंट्स ऑफिसर को, देन अकाउंट्स ऑफिसर उसका प्रोसीजर के हिसाब से पेमेंट करेगा. ठीक है, ये फोर्थ सबसेक्शन था. अच्छा, फिफ्थ सबसेक्शन, when a department of the government of India issues financial sanctions or orders that require concurrence বা approval from any of the following. जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई फाइनेंशियल सैंक्शन और ऑर्डर इशू करता है, मगर उसको अप्रूवल कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इनका अप्रूवल चाहिए. कोई भी फाइनेंशियल सैंक्शन की फाइनेंशियल ऑर्डर इशू होगा, मगर पहले उनका अप्रूवल चाहिए, चाहे आइदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सीएजी और डीओपीटी. देन वो सैंक्शन ऑर्डर में क्या मेंशन होगा? देन सच ए सैंक्शन और ऑर्डर मस्ट क्लियरली मेंशन, कि उसमें एक स्टेटमेंट मेंशन होगा दैट इट हैज बीन इशूड विद द कॉन्करेंस ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट. उसमें क्लियरली मेंशन होगा. सपोज उसको सीएजी ने अप्रूवल दिया है, तो उसमें सैंक्शन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि इसको अप्रूवल सीएजी ने दिया है, कि इसको अप्रूवल डीओपीटी ने दिया है, कि इसका अप्रूवल एमएचए ने दिया है. क्लियरली मेंशन होगा सैंक्शन ऑर्डर में. ठीक है, और द फाइल नंबर एंड डेट ऑफ द कम्युनिकेशन इन व्हिच दैट कॉन्करेंस वाज कन्वेड. जिस उसको सीएजी ने अप्रूवल किया था, कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया था, कि डीओपीटी किया था, उसका फाइल नंबर क्या था और डेट क्या था, वो भी सैंक्शन ऑर्डर में मेंशन होगा. तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जब फाइनेंशियल ऑर्डर हमको मिलेगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि उसको कौन सा डिपार्टमेंट ने उसको अप्रूवल किया है, कौन सा मिनिस्ट्री ने उसको अप्रूवल किया है, और उसका जो अप्रूवल किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है कि सीएजी है कि डीओपीटी है, वो कौन सा फाइल नंबर था और कौन सा डेट में वो अप्रूवल किए थे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फिफ्थ सेक्शन था रूल 29 का. अगेन जीएफआर 29 का सबसेक्शन 6 देखेंगे. Whenever a financial sanction is issued by a competent authority and it sanctions a definite amount or sanctions expenditure up to a specific limit. देखिए, जब कोई फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर इशू करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, तो कोई डेफिनेट अमाउंट वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेसिकली अप्रूवल देता है, और फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर इशू होता है कि इतना अमाउंट, डेफिनेट अमाउंट, कि एक स्पेसिफिक लिमिट ऑफ अमाउंट वो एक्सपेंस होगा इस पर्पज के लिए, तो उसको वर्ड्स एंड फिगर्स में वो अमाउंट को मेंशन किया जाएगा सैंक्शन ऑर्डर में. वर्ड्स में सपोज अभी 10 लाख एक्चुअली अप्रूवल दे दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, इस पर्पज के लिए उसको एक्सपेंडिचर किया जाएगा, वो जो 10 लाख रहेगा फिगर्स में, वर्ड्स में. ठीक है, ये सबसेक्शन 6 बोल रहा है रूल 29. देन सबसेक्शन 7 को देखेंगे, जीएफआर 29. When a head of the department accords a financial sanction, it may be communicated to the accounts officer in either of the following two ways. जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर इशू करते हैं, तो वो कैसे कम्युनिकेट उसको किया जाएगा अकाउंट्स ऑफिसर को. ओके, फर्स्ट वन, जो गेजेटेड ऑफिसर मस्ट साइन द कम्युनिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एचओडी. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तरफ से उसको गेजेटेड ऑफिसर ने उसको साइन करेंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे कि ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तरफ से ये ऑर्डर है. तो इसको किसको इन्फॉर्म किया जाएगा? अकाउंट्स ऑफिसर को. ठीक है, द सैंक्शन मे बी कन्वेड इन द नेम ऑफ द एचओडी. ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, मैं ऑथराइज्ड गेजेटेड ऑफिसर. ठीक है, जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, कोई फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर इशू करते हैं, तो उन हेड ऑन बिहाफ ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई ऑथराइज्ड गेजेटेड ऑफिसर, ओके, उसको कम्युनिकेट करेंगे अकाउंट्स ऑफिसर को कि ऑन बिहाफ ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ओके, आई कम्युनिकेट दिस सैंक्शन ऑर्डर टू यू. इट मींस ऑथराइज्ड गेजेटेड ऑफिसर, जिसका ऑथराइज्ड गेजेटेड ऑफिसर मींस जिसके पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, वही डीडीओ जो है, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर. तो वो एक्चुअली कम्युनिकेट करेंगे अकाउंट ऑफिसर को कि एचओडी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तरफ से
ये फाइनेंशियल ऑर्डर आपको कम्युनिकेट किया गया, ठीक है। आप अभी उसको जो प्रोसीजर फॉलो करके उसको पेमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन सबसेक्शन 8 में इसमें जब एक फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर इशू होता है रिलेटेड टू एडिशनल पेमेंट्स, एडिशनल अलाउंसेस, जैसे स्पेशल अलाउंस है, पर्सनल पे है और एनी अदर एडिशनल पे, सपोज कोई सैंक्शन ऑर्डर इशू होता है, फाइनेंशियल सैंक्शन ऑर्डर कि ये कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एडिशनल अलाउंस देना है, तो वो सैंक्शन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि एक ब्रीफ रीजन दिया जाएगा क्यों एक स्पेशल अलाउंस वो कंसर्न एम्प्लॉय को दिया जाएगा, फॉर व्हाट रीजन एक्चुअली स्पेशल अलाउंस और एडिशनल अलाउंस शुड बी गिवन टू द कंसर्न एम्प्लॉय। तो ये आता है रीजंस, ब्रीफ समरी ऑफ द रीजंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो 9th सबसेक्शन देखेंगे रूल 29 का। देयर आर टू सिनेरियोज फॉर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट वेयर ऑडिट एंड अकाउंट्स आर नॉट सेपरेटेड, जहां पर ऑडिट सेक्शन अकाउंट सेक्शन को सेपरेट नहीं किया गया है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट में, तो वहां पर कोई भी सैंक्शन ऑर्डर है वो डायरेक्टली किसके पास जाएगा, ऑडिट अथॉरिटी के पास जाएगा, ऑडिट अथॉरिटी को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर सेपरेट नहीं है, ऑडिट एंड अकाउंट सेपरेट नहीं है, और जहां पर सेपरेट है वहां पर भी ऑडिट अथॉरिटीज को जाएगा, दोनों केस में ऑडिट अथॉरिटीज को जाएगा, जहां पर सेपरेट है और जहां पर सेपरेट नहीं है, दोनों केस में ऑडिट अथॉरिटीज को कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। सैंक्शन ऑर्डर क्लियर। नेक्स्ट वन, यहां पर एक क्लॉज है, मैं बोला था व्हेन ए मैटर वाज रिफर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, इफ द यूटी गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट रिफर्ड ए मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ए डिसीजन under section 46 of the Government of Union Territories Act 1963 which govern business rule, then the sanction order must include the following clause in the copy: a reference had been made in this case to the central government and the above order or later conforms to the decisions of the central government wide government of India ministry or departments of later number dated। सपोज कोई यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जब कोई ऑर्डर इशू करता है और उसको रिफर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो एक क्लॉज इशू करेगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये लेटर नंबर ये डेटेड ये है, इसी को फॉलो किया गया, इमिटेट किया गया इस ऑर्डर को इशू करने के लिए, ठीक है। क्लॉज एक मेंशन होगा और उसमें क्लियरली लेटर नंबर डेटेड मेंशन किया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर को यदि वो रिफर करता है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हेन ए डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये 10th सबसेक्शन है रूल 29 का, इशूज एनी जनरल फाइनेंशियल ऑर्डर्स एंड दोज ऑर्डर्स हैव बीन इशूड विद द कॉन्करेंस ऑफ द सीएजी, ताकि एक कॉपी सीएजी के पास जाएगा। यदि कोई भी आप याद रखिए जनरल फाइनेंशियल ऑर्डर इशू होता है आफ्टर अप्रूवल ऑफ द सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का अप्रूवल लेने के बाद उसको इशू किया जाता है, तो उसका एक कॉपी सीएजी के पास जाएगा, ठीक है। देखेंगे अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11th सबसेक्शन, कॉपीज ऑफ ऑल सैंक्शंस और ऑर्डर्स अदर देन द फॉलोइंग टाइप्स शुड बी एंडोर्स्ड टू द ऑडिट ऑफिसर्स, एग्जेम्पशंस नोट नीड टू सेंड टू ऑडिट ऑफिसर। ऐसे कुछ मैटर्स अभी हम डिस्कस करेंगे जो ऑडिट ऑफिसर का एंडोर्समेंट नहीं चाहिए, ऑडिट ऑफिसर का अप्रूवल नहीं चाहिए, ऑडिट ऑफिसर को कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ मैटर्स है, ठीक है। तो वो देखेंगे किस तरीके का मैटर्स को ऑडिट ऑफिसर को इट मींस कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा, तो वो देखेंगे। देखिए सैंक्शंस रिलेटिंग टू ग्रांट टू एडवांसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कोई ऐसे ग्रांट टू एडवांस, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एडवांसेस दिया जाता है, तो इस केस में ऑडिट ऑफिसर को ऑडिट ऑफिसर का एंडोर्समेंट नहीं चाहिए, हम ऑडिट ऑफिसर को कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सैंक्शंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट और प्रमोशन और ट्रांसफर कि गेजेटेड और नॉन गेजेटेड ऑफिसर, जब गेजेटेड नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है कि प्रमोशन कि उनका ट्रांसफर, वो भी ऑडिट ऑफिसर को कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा। ऑल सैंक्शंस रिलेटिंग टू क्रिएशन और कंटिन्यूएशन और अबोलिशन ऑफ पोस्ट, कोई पोस्ट क्रिएट हुआ कि वो पोस्ट कंटिन्यू होगा कि पोस्ट को अबोलिश किया जाएगा, इस तरीके का मैटर को भी ऑडिट ऑफिसर को कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा, जरूरी नहीं है। सैंक्शंस फॉर हैंडिंग ओवर चार्ज एंड टेकिंग ओवर चार्ज, जब ट्रांसफर होता है, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर चार्ज होता है, वो भी जरूरत नहीं है कि हम ऑडिट ऑफिसर को कम्युनिकेट करेंगे।
सैंक्शंस रिलेटिंग टू पेमेंट और विथड्रॉल ऑफ जीपीएफ एडवांसेस, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट को जीपीएफ एडवांस दिया जाएगा, वो भी कोई जरूरत नहीं है, ऑडिट ऑफिसर को हम कम्युनिकेट करेंगे। सैंक्शंस ऑफ कॉन्टिंजेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर द पावर्स ऑफ हेड्स ऑफ ऑफिसेस, जो हेड ऑफ ऑफिसेस है उनके पास पावर है कोई कॉन्टिंजेंट एक्सपेंडिचर के लिए, द कॉन्टिंजेंट एक्सपेंडिचर अंडर द इट मींस अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ ऑफिसेस कॉन्टिंजेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है, वो भी देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट टू द ऑडिट ऑफिसर। और अदर जो रूटीन नेचर है, अदर सैंक्शंस ऑफ रूटीन नेचर इशूड बाय हेड्स ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, ओके, अदर देन दोज इशूड बाय मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स प्रॉपर एंड अंडर पावर्स ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जो भी मैं सेक्शंस बताया कुछ मैटर्स, इसमें देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट टू द ऑडिट ऑफिसर। अदर मैटर्स में ऑडिट ऑफिसर को कम्युनिकेट किया जाएगा, इट मीन्स देयर इज नीड ऑफ एक्चुअली कम्युनिकेशन टू द ऑडिट ऑफिसर, मगर इस जो मैटर्स हम डिस्कस किए देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट टू द ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अकॉर्ड सैंक्शंस इन्वॉल्विंग ग्रांट्स ऑफ लैंड, जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लैंड को ग्रांट के आकार में, मीन्स रिवॉर्ड है कि गिफ्ट के आकार में कि डोनेशन के आकार में लैंड को दे दिया जाएगा, कोई इंस्टीट्यूशन को, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, कोई एनजीओ को, कोई ट्रस्ट को, ठीक है। और अलाइनेशन में बोला था, अलाइनेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू मीन्स ट्रांसफर ऑफ राइट टू एनी अदर, गवर्नमेंट लैंड था तो उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल के बाद उसको और कोई इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो राइट कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, कोई ट्रस्ट को, कोई एनजीओ को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का राइट था, वो राइट को भी ट्रांसफर कर दिया गया, तो वही अलाइनेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये सब मैटर में इसको कम्युनिकेट किया जाएगा ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर को। इसके ऊपर एक कंसोलिडेटेड मंथली रिटर्न एक प्रिपेयर किया जाएगा और उसको कम्युनिकेट किया जाएगा ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर। तो दो मैटर में, एक ग्रांट्स ऑफ लैंड और एक है अलाइनेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ग्रांट समझ में आ गया, जैसे कोई लैंड गवर्नमेंट लैंड को गिफ्ट के आकार में, रिवॉर्ड के आकार में, डोनेशन के आकार में दे दिया गया कोई इंस्टीट्यूशन को, कोई ट्रस्ट को। और अलाइनेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू वही है जो राइट को ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफरिंग द राइट्स टू रिसीव लैंड रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट टू अनदर एंटिटी। सपोज अभी जो लैंड के ऊपर जो गवर्नमेंट का राइट था उसको ट्रांसफर कर दिया गया कोई ट्रस्ट को, तो वो अभी ट्रस्ट का पावर है क्योंकि ट्रस्ट के नाम पे चला गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो लैंड के ऊपर गवर्नमेंट का राइट था उसको ट्रांसफर कर दिया गया वो राइट अभी ट्रस्ट को, तो ट्रस्ट अभी उसका रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, उस स्पेसिफिक एरिया के लैंड के ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, तो उसके ऊपर, ये दोनों मैटर के ऊपर क्या है, एक कंसोलिडेटेड रिटर्न प्रिपेयर किया जाएगा मंथली और उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर को। मगर एक एक्सेप्शन है, सैंक्शंस दैट इन्वॉल्व असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वही है, असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या है, जो जिस स्पेसिफिक एरिया लैंड के ऊपर गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करता था अभी गवर्नमेंट नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट क्या किया, वो राइट और किसी इंस्टीट्यूशन को दे दिया। सपोज अभी गवर्नमेंट क्या किया, एक ट्रस्ट को दे दिया, ठीक है, वो ट्रस्ट अभी रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, वही है असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अभी गवर्नमेंट उसके ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट करता था, अभी गवर्नमेंट नहीं करेगा क्योंकि गवर्नमेंट वो एक्चुअली राइट ट्रांसफर कर दिया किसको, एक ट्रस्ट को, वो ट्रस्ट अभी क्या करेगा ना, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। तो यहां पर ट्रीटेड एज कैश पेमेंट्स रिलेटेड है, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग ₹50,000 एज ए कैश ग्रांट, द गवर्नमेंट अलाउज एन एनजीओ टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू ऑफ ₹50,000 पर ईयर फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया। तो गवर्नमेंट कोई कैश ग्रांट नहीं दिया एनजीओ को, मगर एनजीओ को बोल दिया कि तुम अभी लैंड, उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। तो एनजीओ ने अभी क्या किया ना, वो गवर्नमेंट लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट किया ₹50,000, मगर वही इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ये सोच रहा है मैं उसको फाइनेंशियल ग्रांट दिया 50,000, पर डायरेक्टली फाइनेंशियल ग्रांट नहीं दिया, इनडायरेक्टली बोल दिया कि वो स्पेसिफिक एरिया लैंड में आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो एनजीओ को सपोज इन्फॉर्म कर दिया। तो इस तरीके का केस जो कैश रिलेटेड है, ठीक है, तो वो एक्चुअली इसमें एक्सेप्शन है, वो ये कंसोलिडेटेड मंथली रिटर्न में इसको मेंशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड मंथली रिटर्न जो है
वो नॉन कैश है। जैसे ग्रांट ऑफ लैंड है, अलाइनेशन, ग्रांट ऑफ लैंड, ग्रांट सब, ये लैंड को आपको क्या कर दिया गया, गिफ्ट कर दिया, ये गवर्नमेंट लैंड को गिफ्ट क्या कर में दे दिया गया, रिवॉर्ड दे दिया गया। और अलाइनेशन क्या है ना, राइट को ट्रांसफर कर दिया गया, गवर्नमेंट का जो राइट था वो राइट को ट्रांसफर कर दिया गया, और कोई इंस्टीट्यूशन को, कोई एनजीओ को, कोई ट्रस्ट को, ठीक है। तो ये इसी रिलेटेड में कंसोलिडेटेड मंथली रिटर्न प्रिपेयर होगा। मगर ये एक्सेप्शंस क्या है, जैसे असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या किया ना, गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट को कि एनजीओ को दे दिया कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, और वो कैश में कलेक्ट करेगा। गवर्नमेंट डायरेक्टली कैश ग्रांट नहीं दिया 50,000, ओके, गवर्नमेंट ये राइट दे दिया एनजीओ को कि तू लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर, वो अभी 50,000 लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया एनजीओ ने। तो इनडायरेक्टली ये सोच रहा है गवर्नमेंट की वो कैश के आकार में उसको एक ग्रांट मिला। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग ₹50,000 as a cash grant, the government allows an NGO to collect land revenue of ₹50,000 per year from a specific area। तो इस तरीके का प्रोसीजर को असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये कैश आकार में, तो ये एक्चुअली कंसोलिडेटेड मंथली रिटर्न में मेंशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली कैश के आकार में ये रेवेन्यू को कलेक्ट करता है एनजीओ ने, ठीक है। और गवर्नमेंट वहां पर एनजीओ को राइट दे दिया कि आप रेवेन्यू के आकार में आप कलेक्ट करो, और जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो कैश के आकार में कलेक्ट होगा, ठीक है। तो इतना था, रूल 29 बहुत इंपॉर्टेंट था, थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया, और 17 क्वेश्चंस भी डिस्कस किया। तो ये मेरा फंटाबुलस 4th एमसीक्यू था, तो नेक्स्ट एमसीक्यू आप वेट कीजिए, ठीक है। तो आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।